अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम माहम खालिद है और कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलेटरी फेलियर के बारे में। और इसकी फ़र्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी, दैट इज़ कार्डियोजेनिक शॉक। आज इसकी नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम सच दैट देर इज़ इनएडिकेट फिलिंग ऑफ वैस्कुलर कंपार्टमेंट। एज द नेम इंडिकेट, हाइपोवोलेमिया का मतलब ये होता है वॉल्यूम का रिड्यूस हो जाना। ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड वॉल्यूम का रिड्यूस हो जाना। ब्लड वॉल्यूम के रिड्यूस होने की वजह से अगर हाइपोटेंशन हो रही है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बताती हूँ कि रिस्क फैक्टर में और कॉज में क्या डिफरेंस है। रिस्क फैक्टर में और मे नॉट काज द डिज़ीज़, एंड जो आपका कॉज है इट विल डेफिनेटली कॉज द डिज़ीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइपोवोलेमिक शॉक के कुछ रिस्क फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें एक्सटर्नल फ्लूइड लॉसेस होंगे तब भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। इंटरनल फ्लूइड लॉसेस होंगे, फ्लूइड शिफ्ट्स होंगे, तब भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। एक्सटर्नल फ्लूइड लॉसेस में पहली एग्जांपल है ट्रॉमा की, सर्जरी की। ये सारी एग्जांपल्स स्टूडेंट्स वो हैं कि जिसमें पेशेंट का जो ब्लड है या फ्लूइड है वो लॉस होता है एक्सटर्नली बॉडी से। लाइक अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। सर्जरी है, उसमें भी ब्लड लॉस हो रहा है। वॉमिटिंग है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। डायरिया है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। डायूरिसिस का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का ज़्यादा हो जाना। ठीक है, डायूरिसिस की वजह से भी फ्लूइड लॉस हो रहा है। डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपकी बॉडी में मौजूद जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। बेसिकली एडीएच का फंक्शन हमारी बॉडी में होता है वाटर को स्टोर करना। अगर डायबिटीज़ इंस्पाइडस में एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, एडीएच प्रॉपरली वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि डायबिटीज़ इंस्पाइडस के 3 क्लासिक साइंस होते हैं, दैट इज़ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का बढ़ जाना। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है थर्स्ट का बढ़ जाना। और पॉलीफेजिया का मतलब ये होता है भूख का बढ़ जाना। ये तीनों क्लासिक कंडीशंस हैं डायबिटीज़ इंस्पाइडस के केस में। और डायबिटीज़ इंस्पाइडस जो है वो मैक्सिमम डायूरिसिस कराता है, इसीलिए हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल फ्लूइड शिफ्ट्स। इंटरनल का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर अंदर कौन कौन सी फ्लूइड शिफ्ट्स हो रहे हैं, फ्लूइड लॉसेस हो रहे हैं, जिनकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। लाइक हैमरेज है। हैमरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, इंटरनली अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है, फ़र्ज़ किया इंटेस्टाइनल ब्लीड है या रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लीड है, किसी भी वजह से पेशेंट इंटरनली अगर ब्लीड कर रहा है, ठीक है, और वजाहत बाहर देखने से पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, लेकिन इंटरनली पेशेंट ब्लीड कर रहा है, तो उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। बर्न्स के केसेस में जैसा कि आप सब जानते हैं, बर्न्स के केसेस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या होता है, फ्लूइड शिफ्ट होते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में और पेशेंट एडिमेटस हो जाता है। असाइटिस के केस में भी यही होता है। असाइटिस का मतलब भी यही होता है कि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का भर जाना। ठीक है, वो फ्लूइड बज़ाहिर बॉडी में बढ़ रहा है, लेकिन फ्लूइड लॉस में बॉडी जा रही है क्योंकि वो फ्लूइड पेशेंट के किसी काम का नहीं होता। पेरिटोनाइटिस, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, इस केस में भी यही होता है, फ्लूइड शिफ्ट होते हैं। और डिहाइड्रेशन के केस में भी यही होता है कि जो वाटर है वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल कर एक्स्ट्रा में मूव कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे फ्लूइड को। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। हेमरेजिक कॉजेज़ हो सकते हैं, नॉन हेमरेजिक कॉजेज़ हो सकते हैं। हेमरेजिक कॉजेज़ में एक्सटर्नल ब्लड लॉस है, इंटरनल ब्लीडिंग है। और नॉन हेमरेजिक में डाइजेस्टिव लॉसेस हो सकते हैं, लाइक वॉमिटिंग, डायरिया। रेनल लॉसेस हैं जिसमें किडनी डिसफंक्शनिंग है। स्किन लॉसेस हैं लाइक बर्न्स। ठीक है, ये इसके कॉजेज़ हैं जिनको हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक।
फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। हाइपोवोलेमिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल सी है। इसमें क्या होता है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। जब बॉडी का ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो जो वीनस रिटर्न लाइक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन से आफ्टर यूटिलाइजेशन सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर हो रहा होता है, उसको हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। वो वाला ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। वीनस रिटर्न जब रिड्यूस होता है तो अल्टीमेटली जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, लाइक ईच बीट जो हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम के रिड्यूस होने की वजह से कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और कार्डिक आउटपुट के रिड्यूस होने की वजह से टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी। नेक्स्ट, हाइपोवोलेमिक शॉक की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। इसके सिम्टम्स में एंग्जाइटी, एजिटेशन, कूल क्लेमी स्किन, कन्फ्यूजन, डिक्रीज्ड और नो यूरिन आउटपुट। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारी बॉडी कंपनसेशन करती है जब कभी भी हमारी किडनी को ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस्ड मिलता है और बॉडी शॉक में जाने वाली होती है, तो किडनी क्या करती है, वाटर को कंजर्व करना शुरू कर देती है और यूरिन आउटपुट इस तरह से रिड्यूस हो जाता है। जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकती है, पेलर स्किन होती है, रैपिड ब्रीदिंग, स्वेटिंग, मॉइस्ट स्किन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये सभी साइंस आते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक में। नर्सिंग मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अब फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी में, तो हमने फ्लूइड को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं ब्लड के थ्रू। पहले ब्लड लगाते हैं, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम फ्लूइड्स लगाते हैं। फिर पेशेंट का वेट भी साथ साथ मॉनिटर करना होता है बीइंग अ नर्स, क्योंकि हमें इस चीज़ का खदशा होता है कि फ्लूइड्स देने से कहीं पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में ना चला जाए, इसीलिए हम पेशेंट के वेट को मॉनिटर करते रहते हैं। वाइटल साइंस मॉनिटर करते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अगर पेशेंट को इसकी ज़रूरत है तो। नेक्स्ट मूव करते हैं शॉक की नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन जब भी बॉडी में हो, ठीक है, किसी भी एलर्जी की वजह से हो सकती है, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। अब इस केस में जो ब्लड वॉल्यूम है वो तो रिड्यूस नहीं होता लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक, ब्लड वॉल्यूम इसमें नॉर्मल रहता है, इसीलिए हम इसको नॉर्मोवोलेमिक शॉक भी बोलते हैं। बस ये होता है कि वॉल्यूम तो रिड्यूस नहीं होता, वॉल्यूम नॉर्मल ही रहता है, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स पर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो जाती है किसी सिस्टेमिक डिफेक्ट की वजह से। जैसे कि कोई इंजरी हो जाती है, लाइक न्यूरोजेनिक शॉक में इंजरी होती है, एलर्जीज़ हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में, ठीक है, एलर्जी होती है, और इन्फेक्शन जो सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है, उसमें ये इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। इन सब की वजह से सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, और इसी की वजह से पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। हालांकि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होता, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बोलते हैं या फिर नॉर्मोवोलेमिक भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कुछ टाइप्स हैं। अब सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन जो होती है स्टूडेंट्स, वो किसी रीज़न की वजह से होती है, लाइक वो न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हो सकती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से हो सकती है, या फिर सेप्टिक शॉक की वजह से। इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, एनाफाइलेक्टिक क्या है और सेप्टिक क्या है। न्यूरोजेनिक शॉक इज काज्ड बाय डिक्रीज सिंपैथेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल टोन ड्यू टू अ डिफेक्ट इन वेजोमोटर सेंटर इन ब्रेन स्टेम। अब न्यूरोजेनिक शॉक जैसा कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ किसी भी इंजरी की वजह से होगा, जिसकी वजह से जो सेरिब्रल ब्लड वेसल है उसकी टोन जो है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसकी टोन कम होने की वजह से वेजोडाइलेशन होगी और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। द टर्म स्पाइनल शॉक डिस्क्राइब द टर्म दैट अकर्स ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब स्पाइनल शॉक में पेशेंट कब जाएगा, जब कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है पेशेंट को, तब। कॉजेज़ क्या है, क्यों न्यूरोजेनिक शॉक होता है, किसी भी ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, ड्रग रिएक्शंस की वजह से, जनरल एनेस्थीसिया की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। अगर आप गौर करें तो ये तमाम कंडीशंस जो हैं, इन तमाम कंडीशंस में हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, क्योंकि कभी ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, कभी एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ रहा है, इन सब में न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में जाता है।
पैथोफिजियोलॉजी क्या है न्यूरोजेनिक शॉक की? अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो आपने देखा कि सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन होती है कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से, और उसके बाद बॉडी में वेजोडाइलेशन के बाद कुछ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, वो साइटोकाइंस क्या कर रहे होते हैं, वो साइटोकाइंस वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्टिव इम्पैक्ट आता है। और इसी तरह से जब कैटेकोलामीन्स हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, आर्ट्रियोल्स जो आपकी बॉडी में मौजूद है ना, आर्ट्रियोल्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर पड़े होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन उन अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर एक्ट करके वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन इफेक्ट द फैक्टर्स लीडिंग टू वेजोडाइलेशन एंड शॉक आर मल्टी मॉडल एंड कम्प्लेक्स। ऐसी तमाम कंडीशंस जो वेजोडाइलेशन कॉज करती हैं ये कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, दिस नेसेसिटेट्स अ केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम टू इलूसिडेट द अंडरलाइंग काज एंड अ मल्टी सिस्टम अप्रोच टू ट्रीटमेंट। एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी भी एलर्जी की वजह से होता है। अ क्लिनिकल सिंड्रोम दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट सिवियर सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन, वेजोडाइलेटर्स सच एज हिस्टामिन रिलीज्ड इन द ब्लड। कॉजेज़ क्या हैं, रिएक्शंस टू मेडिकेशन, रिएक्शन टू फूड, latex allergy, range from mild urticaria, contact dermatitis and mild respiratory distress to anaphylactic shock. That means आपने सुना होगा किसी को फूड से एलर्जी है, किसी को लेटेक्स से एलर्जी होती है, किसी को ड्रग एलर्जी होती है। तो ये जितनी भी एलर्जीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये एलर्जीज़ क्या करती हैं, ब्लड वेसल टोन को में डिफेक्ट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और पेशेंट को हाइपोटेंशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। इसकी मैनिफेस्टेशंस में क्या आएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने से पहले किसी चीज़ के बुरे होने का यानी खदशा आ जाना, यानी जहन में कोई बात बुरी आ जाना कि अब ये बुरा होने जा रहा है। ठीक है, समथिंग बैड हैपनिंग, इस तरह की फीलिंग आती है। वार्म एंड बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग होती है। अर्टिकेरिया, एज यू ऑल नो, अर्टिकेरिया जो है वो एक स्किन एलर्जी है जो किसी भी एलर्जन की वजह से हो सकती है। कफिंग, स्नीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और डिस्निया, ये सब एनाफिलेक्टिक शॉक के साइंस हैं। सेप्टिक शॉक मोस्ट कॉमन टाइप है रिलेटेड टू सीवियर इन्फेक्शन एंड सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन। सेप्टिक शॉक का मतलब ये होता है अगर इन्फेक्शन की वजह से वेजोडाइलेशन हुई है और पेशेंट शॉक में गया है तो उसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक टर्म है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है, इसका जो सेकंड वर्ड है सेप्सिस के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बैक्टीरीमिया, दैट मीन्स बैक्टीरिया इन ब्लड। और सेप्सिस का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया इन ब्लड। और सेप्टिक शॉक का क्या मतलब है कि अगर ब्लड में इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया है, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हुई है तो पेशेंट क्या हो गया, शॉक में चला गया। इसको कहते हैं सेप्टिक शॉक। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज काज्ड बाय द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एडिकेट कार्डिक आउटपुट डिस्पाइट नॉर्मल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, दैट मीन्स कि कार्डिक आउटपुट रिड्यूस तो हो रही है लेकिन किस वजह से हो रही है कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में यानी वेसल्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। ठीक है, यानी कोई ट्यूमर आ गया है फ़र्ज़ किया, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की वजह से ब्लड की थिकनिंग हो गई है। ठीक है, इस तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। कॉजेटिव फैक्टर्स में बी लोकेटेड विद इन द पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एसोसिएटेड विद द हार्ट इट्सेल्फ। कॉजेज़ क्या है इसके ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के, टेंशन न्यूमोथोरक्स हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है एंड कार्डियक टेम्पोनेड है। देयर आर आल्सो सेवरल कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ दैट कैन काज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। एग्जांपल्स इंक्लूड क्रिटिकल एओर्टिक स्टीनोसिस एंड कोआर्किटेशन ऑफ द एओर्टा। एओर्टिक स्टीनोसिस का मतलब होता है एओर्टिक वेल्व का नैरो हो जाना, और कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा का मतलब ये होता है कि जो आपकी जो एओर्टा है पूरी, यानी जो एओर्टा है जो सप्लाई कर रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को सपोर्ट कर रहा होता है, उसकी पूरे की नैरोइंग हो जाना, उसको बोलते हैं कोआर्किटेशन। दैट मीन्स वहाँ से ब्लड प्रॉपरली आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा बॉडी ऑर्गन्स तक, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। हमने सर्कुलेटरी फेलियर या शॉक के बारे में पढ़ लिया है और आप सबसे डिस्कस कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स को इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है वो कमेंट बॉक्स में
अपनी जो है वो फीडबैक दें और क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पे अपडेट रहें और इसी तरह के यूज़फुल लेक्चर्स को लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।